मदालसा जैसी अगर माताएं बन जाएं तो निस्संदेह वो अपने पुत्र को धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सभ्यता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति और अपने वेदों और पुराणों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अपने संततियों को जिम्मेदार बना सकती है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने रुद्राक्ष वाला कार्यक्रम नहीं देखा है, जाकर के उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, और रुद्राक्ष के बारे में आपको समस्त जानकारियां वहां से मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इनकी लग्न कुंडली से, नवमांश कुंडली से, दशमांश कुंडली से आपका परिचय भी कराने वाला हूँ। कल मैंने अपने एप्लीकेशन के स्टेटस में एक बात लिखी थी जिसमें ये बात लिखी थी कि माता कैसी हो तो माता जो होती है वो मोक्षदायक होती है। किसी भी जो हमारी माता है वो मेरे मोक्ष की कारक बन सकती है। वो कैसे? एस त्रिवेदी जी ने पूछा था और कई लोगों ने पूछा था ये सवाल। इस सवाल का उत्तर, मदालसा जैसी अगर माताएं बन जाएं तो निस्संदेह वो अपने पुत्र को धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सभ्यता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति और अपने वेदों और पुराणों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अपने संततियों को जिम्मेदार बना सकती हैं। अगर आपके सुपुत्र में धर्म को न मानने की गति आ रही है, अगर आपके पुत्र और आपकी पुत्री धर्म जैसे बातों पे और अध्यात्म जैसी बातों पे चिंतन नहीं करते हैं तो निस्संदेह उसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसमें उनके माता का और पिता का दोष है। यही बात दरअसल सच्ची वाली है, क्योंकि अगर कारण यही बताया गया है कि निस्संदेह जो है वो आपके, मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में गया था, वो एमपी है, एमपी बोलते हैं ना, एमएलए क्या बोलते हैं जो संसद में जाते हैं उसको, उनके घर के जो नौकर थे और उनके घर का जो प्रधान मालिक था, इतने आदर, मतलब इतना आदर उन्होंने मुझे दिया था और इतनी ज़्यादा उनके घर में मैंने इस क्षेत्र को, ज्योतिष के क्षेत्र को लेकर के इतनी जिज्ञासा देखी थी कि पूछो ही मत। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहाँ पे आपने अपने बेटे को सही से, संपूर्ण तरीके से, संस्कार से युक्त करने की आवश्यकता है। ये हमेशा इसका दबाव आपके ऊपर रहता है और वही कारण है कि जो उसके मोक्ष का कारण बन जाता है। उसकी माता स्वयं मोक्षदायिनी बन जाती है। इसीलिए मैंने ये बात लिखी थी। फाल्गुन माह में ये जन्मे हैं। इस माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी होता है और फाल्गुन माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी जब होता है तो हर एक चीज़ को प्रेम से ही सुलटाने का प्रयास करने का प्रभाव विकसित होता है। वो व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहता है, लड़ाइयाँ उससे दूर दूर ही रहने का प्रयास करती हैं या खुद वो करता रहता है। उत्तरायण में जन्मे हैं ये। अगर आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है तो इसका मतलब है आपको देखना चाहिए कि आपका जन्म कब हुआ है, उत्तरायण में या दक्षिणायन में। उत्तरायण में जन्म है तो आत्मबल की मजबूती, सूर्य की कुंडली में स्थिति और बाकी के जितने शुभ ग्रह हैं उत्तरायण में जन्मे होने से, तो जितने भी शुभ ग्रह होंगे तो कौन कौन, तो आपकी कुंडली में इसका मतलब है कि बुध, चंद्रमा और गुरु और साथ ही साथ शुक्र, ये सब बलवान हो जाएंगे और बाकी के जितने भी पापग्रह बन रहे हैं वो थोड़े थोड़े कमजोर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में शुभता और शुभ लक्षणों का प्रभाव रहेगा, उसे मैं कमजोर नहीं कर सकता। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, मेरी तरफ देखिए, कहाँ देख रहे हैं, मैं इधर हूँ तो मुझे देखिए और कार्यक्रम पे फोकस करिए। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि व्यक्ति यहाँ भी प्रेम को ही प्रदर्शित करते हुए देखा जा रहा है। गुरुवार शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के चंद्रमा आय में निरंतरता और अनिरंतरता का भाव विकसित करेंगे, जहां व्यक्ति के जीवन में आय को लेकर के बहुत ही ज्यादा, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे आप, कई बार आपका जो इनकम व ये जो आपके क्षेत्र की स्थिति होती है जो इनकम वाली, वो थोड़ी कमजोर सी होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़े बहुत जो है वो कमजोरी के भाव देखने को मिल जाते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरुवार को जन्मे हैं आप तो आपके अंदर गांभीर्य है,
आप गंभीर हैं और बुद्धिमान हैं, साथ ही साथ यशस्विता का भाव है, आपके अंदर धर्म का वास है, आप धर्म को संरक्षित और सुरक्षित करना जानते हैं और वस्तुतः आप प्रेम को ही सर्वोच्च पद पर स्थापित करना चाहते हैं। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति प्रामाणिक है, जो भी बात वो कहता है वो बड़ी ही शुद्ध और बड़ी ही विलक्षणता को प्राप्त होती हुई आगे निकल जाती है। एक ऐसा तीर जो इसके पास है जो किसी के भी तर्कस में नहीं होता है, और वो है इनकी सच्चाई। व्यक्ति सच्चा है, व्यक्ति झूठा नहीं है। पर हाँ, धन कमाने के लिए व्यक्ति हमेशा ही चरपराहट में रहता है, बेचैन रहता है, ये बात भी दिखने को मिल रही। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के हैं, इस वजह से वो पापक हो जाएंगे। और पापक ग्रह का चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में जितने भी असंतुलन कभी कभी बनते हैं वो उन सब का कारण बन जाता है। और वस्तुतः यही वो चंद्रमा है जो आपके आय को भी रेगुलेट करता है, और वही वो चंद्रमा, ये चंद्रमा होंगे जो आपके जीवन के समस्याओं को कई गुना बढ़ाने वाले या फिर कई बार जीवन में समस्याओं को डालने वाले बनेंगे। यही ये चंद्रमा होंगे। सिद्ध योग, ये बहुत बढ़िया। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये बहुत अच्छा। व्यक्ति कोई भी काम करे तो उसको जो है वो सिद्ध करना चाहता है। योग जो होते हैं वो अपने नाम के अनुरूप ही परिणाम करते हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, जिसमें व्यक्ति गुरुवत होता है, गंभीरता का और विलक्षण प्रतिभा का धनी, धर्म धुरंधरों के साथ उसके जो है वो स्वभाव मिलते रहते हैं और धर्म धुरंधरता का प्रभाव भी वो विकसित करता रहता है। बालवकरण शुद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति थोड़ा गंदा रहता है और उसके अंदर में तामसिक प्रवृत्ति चलती रहती है। मतलब चीज़ों को पाने की जो शक्ति है वो ज़्यादा, उस तरफ व्यक्ति लालची होता है। जैसे घर गाड़ी बंगला भूमि भवन वाहन और भौतिकीय सुख सुविधाओं की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। तामसिक वृत्ति ज़्यादा हो जाने से कई बार व्यक्ति तामसिक तत्वों से जब प्रभावित होता है तो उसको फैशन की लत लग जाती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, इन सब चीज़ों के पीछे उसके जीवन के प्रयास ज़्यादा होने लगते हैं और कई बार वो दूसरों के प्रभावों को देख करके अपनी तुलना उनसे कर बैठता है, जिसके कारण उसको दुख की अनुभूति भी होती है। इसका मतलब है श्रीमान कि आपको कभी भी किसी के साथ भी अपने प्रभावों को और अपने जो है वो स्थिति को किसी के साथ भी मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर ऐसी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए कि किसी के साथ आप अपना जो है वो अपनी तुलना कर रहे हैं। मेरे समझ से ये बात यहाँ पे ये कुंडली कह रही है, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग। अब आपकी कुंडली में लग्न पे आते हैं तो लग्न बना है कुंभ का, जो वस्तुतः यहाँ का भाव है। मतलब 11 नंबर की राशि यहाँ बनती है, 11वें नंबर की राशि यहाँ बनती है और वस्तुतः वो लग्न में बन गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में पहले ही लालच समाया है, व्यक्ति के जीवन में पहले ही प्रसिद्ध होने का जो है वो एक बल काम करेगा। व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त करने का योग लगा हुआ है, जो भी वो चाहता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो सामाजिक होने का प्रभाव हो, चाहे अपने काम को लेकर के सफल होने का हो। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर कुंभ लग्न की स्थिति जो होती है वो वस्तुतः दार्शनिक होती है। तो यहाँ पे व्यक्ति बदला नहीं लेना चाहता है और वस्तुतः वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है। मतलब दोनों के बीच की घड़ी उसके पास है, एक ऐसी घड़ी जो हमेशा ही बिल्कुल सत्य शुद्ध उसको सत्य समय दिखाती है। मतलब उसमें कभी भी बैटरी उसकी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, वो यथावत चलती रहती है और आपको हमेशा ही ये इशारा करती रहती है इतने वक्त की बारी है, इतना वक्त बचा है। मतलब व्यक्ति को हमेशा ही ये बात पता चलता रहता है कि मेरे पास अभी इतना काम है, इतना ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस ड्यूरेशन में ये करना है। ये सारी चीज़ें कुंभ लग्न के व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं किसी भी चीज़ पे। और सबसे अच्छी बात है कि तीव्र विकास के द्योतक होती है राशि, ये तुरंत ही तीव्रतम गति से व्यक्ति पोषित हो जाता है या खुद को पकड़ में रख लेता है या फिर खुद को स्थापित कर लेता है, ये भी कहा जा सकता है। वायु तत्व की राशि है, तुरंत ही गति में आ जाती है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर आप गौर करें तो ये ऐसी राशि है जो शनि से प्रभावित है, जिसके अधिपति शनि दशम स्थान में बैठे हैं, जो व्यक्ति को खुद के पैरों पर खड़ा होने का इशारा करते हैं। व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और साथ ही साथ उसकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं, इनकी कुंडली में जरा देखिएगा तो इस शनि के ऊपर से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह इन्हें देख नहीं रहा। पर इस शनि से आप जब तुलना करते हैं तो गुरु जो है वो एकादश में तृतीय बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। पर इस शनि से जो है वो बुध चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, ये थोड़ा ठीक है। तो इस शनि को बल मिलेगा, मतलब यहाँ के दशम स्थान को प्रभाव में देखा जा रहा है। और दशम स्थान के अधिपति अपने मित्र की राशि में
उच्च के शुक्र के साथ बैठ करके, जहां के अधिपति 12वें हैं, मतलब धन भाव के अधिपति 12वें, इस वजह से धन व्यय की स्थिति बनती है और व्यक्ति का व्यय हमेशा बना रहता है, वो असंतुलन में रहता है। हालांकि उस भाव के ऊपर, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस वजह से कि धन भाव के अधिपति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति फार्मा और दवाइयाँ और साथ ही साथ कृषि से संबंधित क्षेत्रों से पैसे कमा सकता है, केमिकल आदि से संबंधित क्षेत्रों से पैसे कमा सकता है। ये बात दिखती है। गंभीर काम करके, कोई बड़ा काम करके व्यक्ति पैसे कमा सकता है। ये आपकी कुंडली में स्वभावतया वो हालांकि झूठा तो नहीं होता, लेकिन उसे कई बार अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कई बार अपने जीवन में धर्म को थोड़ा कम स्थान देना पड़ता है और चाहते हुए भी वो उतनी पूजा पाठ की स्थिति में नहीं जा पाता है जितना उसको होना चाहिए या जितना वो करना चाहता है। ये बात भी दिख रही है। बड़े जनों का आशीर्वाद कम हो, जीवन में लाभ के संकेत कम हो, धन कमाने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत भी करनी पड़ती है, हालांकि फिर भी वो परिपूर्ण हो जाता है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी रहेगी, क्योंकि उच्च के शुक्र यहाँ बैठे हैं और मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, पराक्रम से मिल जाता है, उसमें कोई विशेष समस्या मैं नहीं देख रहा। अब इस कुंडली को आप जरा सूर्य को देखिएगा तो इनकी कुंडली में सूर्य शतभिखा के बैठे हैं और साथ ही साथ बुध भी शतभिखा के, चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के और लग्न पूर्वा भाद्रपद का बना है। इस कारण से कि जन्म कुंडली में आत्मबल की कमजोरी हो सकती है, व्यक्ति जो है वो सफोकेट हो सकता है, ऋण में जा सकता है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है। लग्न में सूर्य विराजमान हो तो व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता भी विराजती रहती है, उसका दिमाग हेडेक से युक्त रहता है और नेत्रों से समस्याएं संबंधित आती हैं, पेट से संबंधित और हड्डियों से संबंधित और अतड़ियों से संबंधित समस्या कई बार देखने को मिल जाती है। और वस्तुतः ये व्यक्ति अपने पैरों पर जितनी जल्दी खड़ा होना चाहता है, कई बार उसको उतने ही मशक्कत भी करने पड़ते हैं या उसमें कई बार उसमें जो है वो दिक्कत की स्थिति भी आती है। तो ये कुंडली में समझने की बारी है, जिसको कि आवश्यकता है कि आपके जो जीवन के क्षेत्र बन रहे हैं उसमें अगर आप सफल होने में कभी कभी मशक्कत ज़्यादा अगर बढ़ रही है तो वो कहाँ, उसकी आखिर समस्या कहाँ है जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि आपने, मैंने बात क्या कही थी कि ज्योतिष जैसे विषय की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से नहीं जी सकते, और सिर्फ वही आपकी स्थिति और वही उसी को प्राप्त कर लेना महज आपके लिए बहुत बड़ा मुकाम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई चीज़ों की और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे यश, आपका यश फैले, आप चहुओर आप प्रसारित होते रहें, आप चर्चे में बने रहें अच्छी चीज़ों के लिए। आपके जीवन में धर्म होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए और इन सब चीज़ों से आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में आजकल हम अपने आप को संकुचित करते जा रहे हैं और निस्संदेह हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है हम कई बार उससे भटक जाते हैं, या फिर कई बार हमारे जीवन में वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि मुझे दशा किस तरफ अपनी ले जानी। तो सूर्य जो है वो और चंद्रमा लग्न में, व्यक्ति राजनीति से भी काम कर सकता है, सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति का काम प्रशस्त कर सकता है और व्यक्ति कई तरीके से, अगर लग्न में देखें आप तो कौन बैठा जन्म कुंडली में, सप्तमेश, इसका मतलब व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके पास हमेशा रोजगार है। बुध बैठे हैं तो व्यवसायिक नेचर का होगा और आयु बड़ी अच्छी होगी, साथ ही साथ उसके जीवन में चिंताएं और धन संबंधी समस्याएं कई बार बुध की दशा में या कई बार जो है वो मंगल वगैरह की दिशाओं में देखने को मिल जाती है। वहीं चंद्रमा बैठे हैं जो कि ऋण के अधिपति हैं, तो व्यक्ति ऋण में भी जाता है और व्यक्ति के जीवन से ऋण का संगम बना रहता है। क्लियर है? क्योंकि अब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ रहे हैं तो यहाँ पे बुद्धिमानी का योग लगेगा, तार्किक विलक्षण प्रतिभा का धनी और साथ ही साथ व्यक्ति संभ्रांत लोगों से संपर्क रखने वाला, अपनी बुद्धि से धन कमाने वाला और कभी भी जिस चीज के लिए भी प्रयास कर दे उसमें सफल होने वाला होता है। जिस चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसके सफलता के योग इस बात पे डिपेंड करते हैं, उसके सफलता की सीढ़ी इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में सोचवाने वाला ग्रह कौन है और सोचने वाला ग्रह कौन है। मेरी तरफ देखिए, आप ही से मैं बात कर रहा हूं। तो ये कहने का मतलब है चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, गुरु नीच के, इस वजह से धन जो है वो अनबैलेंस हो रहा है और मैं समझता हूं कि व्यक्ति का व्यय भाव कमजोर है। पर यहाँ पे चंद्रमा और गुरु के बारे में एक सूत्र बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से षडाष्टक में जाते हों या फिर एक दूसरे से द्विद्वादश में जाते हों तो कई बार इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो जिद्दी होता है और किसी की बात नहीं मानता। चंद्रमा यहाँ पे जो है वो छठे भाव के अधिपति है, गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति है। तो धन भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के ऋण भाव के अधिपति के साथ 12वें और दूसरे का हो रहा है। इस कारण से व्यक्ति कई बार ऋण में जाता है, हालांकि इसे शकट योग कहा जाता है।
जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से द्विद्वादश में चले जाते हैं तो इसे शकट योग कहा जाता है, परंतु इसे शकट भंग योग भी होगा क्योंकि चंद्रमा जो है वो केंद्र में बैठ रहे हैं और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के छठे भाव पे है और वस्तुतः जन्म कुंडली में उस भाव में जहां वो धन भाव है वहां पे एक ऋण उच्च का बैठा है। इस कारण से व्यक्ति जो है वो ऋण में जाएगा पर निकल जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। पैतृक संपत्ति में मंगल के कारण वहां पे एक विघ्न छोटी सी देखी जा रही है और पैतृक संपत्ति के जो भाव है उसके अधिपति नीच के हैं, इस वजह से वो काफी कई बार आपके जीवन से दूर होता हुआ या दूर जाता हुआ लगेगा, पर वस्तुतः अगर आप उस पर थोड़ी मशक्कत कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाभ भाग्य भाव के अधिपति जो है वो धन भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं और वस्तुतः आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के साथ धन भाव में हो रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति धर्म कर्माधिपति योग से युक्त है और वो धर्म से जुड़ करके बिना अन्याय के अगर अपने न्याय का पक्ष रख करके अगर धन प्राप्त करना चाहता है तो निस्संदेह उसको वो धन प्राप्त हो जाए। अगर ये जो मशक्कत बनी है और धन से संबंधित अगर आपको जो खींचतान बनी हुई है वो सिर्फ मंगल के कारण बनी है और इस भाव के अधिपति के नीच होने के कारण बनी है, अन्यथा और दूसरी कोई वजह नहीं है। इस वजह से आपको कम से कम बजरंगबली की पूजा और माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन अवश्य कर लेना चाहिए। क्लियर है? मंगल रेवती के 20 डिग्री के अच्छी है स्थिति, बुध लग्न में बैठे हैं, इस वजह से ज्ञान और व्यक्ति दवाइयों से संबंधित और रासायनिक क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में एक ग्रह यहाँ, एक ग्रह यहाँ और 3 ग्रह यहाँ और 2 ग्रह यहाँ, तो 1 2 3 4 राहु और केतु को इसमें नहीं लिया जाता है। तो केदार योग, तो व्यक्ति जो है वो कृषि से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, दवाइयों से संबंधित और चल चल करके घूम घूम करके भी पैसे कमा लेता है और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को वाचाल बना देते हैं और कई बार बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला बना देते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थिति जब दिखने लगे कुंडली में कि लग्न में ही सूर्य चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति को राजनीति करने का, या कई बार अगर वो डिप्लोमेट नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि उसके दिमाग में राजनीति जरूर वासित कर जाती है और वास कर जाती है। गुरु अगर जन्म कुंडली में 12 में नहीं होते, अगर वो केंद्र में होते तो ये कुंडली और भी थोड़ी अच्छी बन सकती थी, पर अगर जो आपको आशीर्वाद नहीं मिला है, अगर जो आप अपने आप को कभी कमजोर महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली का गुरु कमजोर हो रहा है और उस गुरु से चौथे भाव में ही राहु बैठे हैं, जहां राहु को बल तो मिलेगा लेकिन ये राहु आपकी कुंडली में पराक्रम का परिणाम कई बार कमजोर करते देखे जा रहे हैं। बना पराक्रमी रहे पर दे नहीं रहे, ये दो तरफा खेल राहु खेल रहे हैं। बना पराक्रमी रहे क्योंकि ये मेष राशि में ऊर्जा कारक राशि में बैठे हैं, लेकिन वो कमजोर इस मामले में हो जा रहे हैं कि हालांकि तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है और तीसरे भाव में पापक ग्रह बैठे भी हैं और तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि भी बनी है और विषम संख्या की राशि बनी है, ये भी अच्छी बात है, पर वस्तुतः ये शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से आपके पराक्रम का संपूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है। तो जीवन में आपने जो भी गौर करा कि जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी थी वो अगर छोड़ी हुई महसूस हो रही है या छूटी हुई महसूस हो रही है तो इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपकी कुंडली में गणेश जी की आराधना भी बनती है। ये बात बनने की मतलब अगर आप सिर्फ मंदिर दर्शन करने लगे तो भी, क्योंकि आपको इंद्र का पद वैसे भी नहीं चाहिए, तो आप तो इंद्र तो बनना नहीं चाहते, तो इस वजह से जितना आपने पूछा है और जितनी चीजें आपको चाहिए हैं उसके लिए तो यही काफी है, इतना ही काफी है। इस कुंडली में मंगल के बाद अगर मंगल की दृष्टि तो यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, पर ये आपको ज्ञानी और ज्ञान संपन्न और क्रिएटिव बनाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आपके लिए लाभदायक और व्यक्ति के जीवन में लाभदायक होने के साथ साथ वो संतुलन भी पैदा करने वाली होगी और वस्तुतः आपको वो ये इशारा कर रही है कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर की महिलाएं और अपने आप को लेकर के सुरक्षित और सुरक्षा का एहसास करते रहे, कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के संपर्क में ना आए और कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, आपके पास उतने बल की स्थिति नहीं है कि आप जीत जाएंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि आपको अपने आप को संतुलन में रखना होगा और सबके साथ मित्रता का भाव विकसित करना चाहिए। उस मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं इसे थोड़ा कमजोर समझता हूँ। भाग्य का बल मिले, मंगल की दशा में व्यक्ति जो है वो उसके घर में मांगलिक कृत्य होने में दिक्कत होने लगे और कई बार जो है वो विघ्न बाधाओं से संबंधित चीजें घटित होते हैं, जीवन में ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ूँ। बुध बनते हैं, बुध जन्म कुंडली में कौन है? इस कुंडली के लिए, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए जरा गौर करी तो आपकी कुंडली में बुध जो होते हैं वो पंचम भाव के और 8वें भाव के अधिपति होते हैं और इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक अगर कोई ग्रह होता है कुंभ लग्न की कुंडली के लिए तो वो शुक्र होते हैं, क्योंकि केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति और लग्नेश के मित्र होते हैं। तो शुक्र की स्थिति का यहाँ ठीक होना बहुत ही आवश्यक होगा, जो कि
हैं भी। और मैं समझता हूं कि शुक्र के बारे में चर्चा करूंगा जब शुक्र पे आऊंगा। तो बुध जो है वो लग्न में बैठे हैं और वस्तुतः आपकी कुंडली के पंचमेश होकर के बैठे हैं। गुरु ठीक पीछे, ठीक आगे शुक्र। शुभ कर्त्री में पंचमेश तो संतान से सुख और संतान का लाभ, और साथ ही साथ व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, घर, भवन, भूमि, वाहन और साथ ही साथ पत्नी का प्रेम आदि आदि चीजें उन्हें प्राप्त होती रहती है। और व्यक्ति पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाता है और पत्नी से प्रेम को कभी भी भुला पाने वाला नहीं होता है। क्लियर है? बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे, हालांकि पाद दृष्टियां भी काम करती हैं, पर मैं उससे फिर चर्चा करूंगा तो बहुत कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन बुध की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतः सात्विक पूर्ण, इस वजह से पत्नी चालाक, चपल, चंचल और बुद्धिमान होने के साथ साथ छोटे ही समय में सब कुछ देख लेने वाली और दानी प्रवृत्ति की होती है। हालांकि उनके जीवन में कई बार असंतोष की प्रवृत्ति भी रहेगी और उनके अपने ही लोग, क्योंकि सूर्य की राशि को देख रहे हैं तो अपने ही लोग उनकी प्रगति से चलने वाले होंगे। आपकी पत्नी अगर चाहे किसी को कुछ भी दे देंगी, कई बार वो आपसे नाराज ही रहेगा और आपकी पत्नी से नाराज ही रहेगा। अगर मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के आधार पर जो चीज बने, तो आपकी पत्नी बुटीक का काम कर सकती हैं, कपड़ों से संबंधित कारोबार कर सकती हैं और ड्रेस मटेरियल वगैरह से संबंधित काम कर सकती हैं। साथ ही साथ वो कुकिंग, कैटरिंग का काम भी कर सकती हैं। ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। अगर हो सके तो उनको होटल वगैरह के बिजनेस में भी जोड़ा और लगाया जा सकता है। क्लियर है? बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं, नीच के हैं प्रथम दृष्टया, जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि शनि के केंद्र में बैठे होने से बहुत अच्छा नीच भंग नहीं है, क्योंकि वस्तुतः इस कुंडली के लिए शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। और जरा गौर करिएगा तो धन भाव के अधिपति होकर के 12वें जाना, ये ऐसे भी थोड़े कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वो लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ जाने से, तो एक तो शनि केंद्र में आ गए तो नीच भंग हुआ, और ऊपर से शनि ने देख भी लिया तो भी नीच भंग हुआ। क्योंकि लग्नेश लक्ष्मी योग लगा रहे हैं, लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और किसी पापग्रह का लग्नेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से मैं समझता हूं कि यहाँ गुरु को भी बल मिलेगा। यहाँ गुरु को भी बल मिलेगा और गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी वो सामान्यतया आपको चीजें दे देंगी, पर मेहनत के बाद। यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात होगी जो आपको साहस और ढाढ़स, लेकिन ज्ञान से युक्त होकर के, ज्ञान के पक्ष को पकड़ करके ही आप जीत सकते हैं। और 9वीं दृष्टि से यहाँ बहुत सामान्य पेट का रोगी और व्यक्ति खुद जो होता है वो कई बार असंयमित होकर के जीवन जीता है। उसके जीवन में धर्म का आह्वान होता है पर उतना नहीं, उसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि अपने आप को धार्मिक क्षेत्रों में उतारिए, मंदिर, मठ, मस्जिद, जो धार्मिक क्षेत्र, मस्जिद नहीं कहूंगा, मंदिर मस्जिद कोई भी हो, या देख लीजिए जो भी हो आपके आसपास, जिस भी क्षेत्र में बात करें, क्योंकि परमात्मा सब जगह एक ही है और ये सिर्फ रूपरेखा जो है वो बदली हुई है। मैंने क्या बात कही? मंदिर, मस्जिद, चाहे जो भी हो, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति अगर मिल रहा हो तो निस्संदेह आपको वस्त्र दान कर देना चाहिए, निस्संदेह उसे फलों का दान कर देना चाहिए, गो सेवा के लिए आपको आगे आना चाहिए। अगर हो सके तो वृक्ष, आपकी कुंडली में शनि से संबंधित है, आप पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कर लेना चाहिए। आपके लग्न के हिसाब से ये बात मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? तो गुरु का प्रभाव यहाँ तक, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 9 डिग्री के हैं, उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि सूर्य केंद्र में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत मजबूती है, क्योंकि यहाँ पे आपको आध्यात्मिक बल मिलेगा गुरु के नक्षत्र के कारण, क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में उसका अधिपति लग्न में बैठा है, इस वजह से आपके पास नैतिक और नैतिक तत्वों का पालन करने का बल, व्यक्ति आधारभूत स्तंभ पे टिक करके काम करता है और वो किसी भी चीज का बहुत ही वैधानिक सोच रखने वाला होता है। वो कभी भी समाज में ऐसे कृत्य के लिए नहीं पहचाना जाता है जो कुकर्म से युक्त हो, और वो बिल्कुल ही नैतिक तत्वों का पालन करते हुए, अपने पराक्रम पे भरोसा करते हुए, अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में ले जाकर के स्थापित करने के लिए हमेशा ही कृत संकल्प होता है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपकी कुंडली में गुरु का जो प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है, वो आपके लिए सामान्यतया सामान्य लाभ देने वाला है। उसी गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पे है, इस वजह से आपको अपने विद्वता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी पहचान के बल पे आपको अपने शत्रुओं को पराजित करने की स्थिति में जाना चाहिए। उस गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे आपके रिसर्च और खोजबीन के क्षेत्र को विकसित करने का प्रभाव विकसित कर रही है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र अगर उच्च के हो, सर्वाधिक योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में उच्च का होता हो और जन्म कुंडली में अगर उसकी स्थिति दशम भाव के अधिपति से बनती हो, तो निस्संदेह व्यक्ति का काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और उसका काम, क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग लगा है, दशम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल और 9वें भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र। अगर इन दोनों का संबंध, जहां धर्म भाव का अधिपति, जहां 7 नंबर लिखा है, जहां 7 नंबर लिखा है, इसके अधिपति स्वयं धर्म भाव में अगर उच्च के हो जाते, अध्ययन धन भाव में उच्च के हो जाते हो, तो ये विलक्षण बात होगी।
यहाँ पे महाधनी योग लगने की चर्चाएं शामिल हो जाएंगी। और कुंडली में शुक्र यानी कि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और विचारशील होना, अनुभवी होना, धर्म के लिए ज्ञान देना, ज्ञाता और अपनी वाणी के प्रभाव के बल पर व्यक्ति अपने व्यवहार को और अपने व्यापार को बहुत ही अच्छी स्थिति में ले जाकर के प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में कि जब मंगल के साथ शुक्र बढ़ेंगे तो ऐसे प्रभाव में व्यक्ति बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे लोगों से उसकी समाज में पहुंच भी हो जाती है। मैं समझता हूं कि पर्दे के पीछे का जीवन थोड़ा बहुत आपका हमेशा प्रभावित रहे और हमेशा ही आप पारिवारिक क्लेश और कष्ट में जीते रहे, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। पर हाँ, बाहर की छवि हमेशा ही आपके लिए लाभदायक और सुदृढ़ बन करके आपके लिए उजागर करेगी आपकी स्थिति को। एक बात और समझता हूँ, शुक्र की जो स्थिति यहाँ के लिए बढ़ी है, 7वीं दृष्टि, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो कई बार वो रिसर्च, वो काम, वो क्षेत्र, वो अपना संपूर्ण प्रभाव, वो अपना संपूर्ण जो एग्जिस्टेंस होता है जो समाज में, वो नहीं बना पाता है और कई बार वो उतना सामाजिक नहीं हो पाता है जितना उसे होना चाहिए। मतलब आपके अंदर ऐसी दिव्य क्षमता है जो आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। आप मंदिरों के लिए काम कर सकते हैं, गौ सेवा के लिए काम कर सकते हैं, धर्मार्थ और विद्या अध्ययन अध्यापन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र उच्च का है। इसका मतलब है कि आपके अंदर दान की प्रवृत्ति भी अच्छी और ऊंची होनी चाहिए और निस्संदेह आपको उस पर काम करने की आवश्यकता भी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये शुक्र की बात है। राहु शनि जन्म कुंडली में दशम स्थान में, ये लक्ष्मी संपन्न योग वृश्चिक राशि में बैठे हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, तो दशम स्थान में लग्नेश का बैठना ये लक्ष्मी संपन्न योग बनाएगा और दशम स्थान के अधिपति मंगल, आप बोर्ड पे देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, दशम स्थान के अधिपति मंगल धन भाव में बैठे हैं उच्च के शुक्र के साथ। ऐसी स्थिति में दशम भाव का बल बढ़ेगा और साथ ही साथ जन्म कुंडली में तीसरे भाव का भी बल बढ़ेगा। हालांकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं है और उनके ठीक आगे राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक पीछे सूर्य, बुध और चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन कई बार बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद आता, लेकिन उसको कई बार कुटुंब जो है वो हड़पने का प्रयास करते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति जरूर ही आपके जीवन में आई होगी, ये बात भी दिखती है। और मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं और शनि जो स्थिति बना करके बैठे हैं, तो शुक्र और शनि का संबंध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे शुक्र और शनि को क्यों कह रहा हूँ, विचार करिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र जो है वो भाग्य के अधिपति हैं और शनि जो है वो लग्न के अधिपति हैं, तो इन दोनों का संबंध काफी मायने रखने वाला होता है। लग्नेश का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के साथ कैसा बन रहा है, अगर वो षडाष्टक में जाएंगे, मतलब 6वें 8वें एक दूसरे से बैठे रहेंगे, तो कई बार ये कमजोर हो जाएगी बात। लेकिन चूंकि अगर लग्न के अधिपति और भाग्य के अधिपति दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं, इस वजह से, और उसमें भी दोनों अच्छे बैठे हैं, शनि भी खराब नहीं बैठे हैं और शुक्र भी खराब नहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह अगर आपकी कुंडली में एक ऐसे ग्रह के साथ योग बना रहा है जो स्वयं ही किसी न किसी वजह से केंद्र का मालिक होता है, तो निस्संदेह ये एक अच्छी बात होगी अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी बनती है तो, जो कि है। क्लियर है? राहु और केतु आपकी कुंडली में मैंने उनकी चर्चा करी। अब एक बात और बताता हूं, नवांश कुंडली में शुक्र, बुध और मंगल का बैठना, पत्नी बेझिझक होकर के काम कर सकती है और उनको आपको लगाना चाहिए, उनको उनके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। दशम स्थान के अधिपति या सप्तम भाव के अधिपति का संबंध है शुक्र और जो शनि है, इनका संबंध यहाँ पे भी शुक्र और शनि का संबंध जो बन रहा है वो केंद्र और त्रिकोण का बन रहा है, इसे खराब नहीं कहूंगा, फिर भी ये ठीक है। सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, शनि की दृष्टि उच्च की है, दाम्पत्य आपका कभी भी खराब नहीं है, डेली बेसिस का इनकम कभी भी खराब नहीं है, हाँ धन ऋण से युक्त है, ये बात यहां तक रही। तो मैं कहां था, नवमांश कुंडली पे, तो शुक्र और बुध का यहाँ पे बैठना और जन्म कुंडली में वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में ऋण भाव के अधिपति हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कई बार कि आपकी पत्नी जो है वो किसी दूसरे को दे धन, पर वो बाद में जाकर के उनका परम दुश्मन बन जाए, या कई बार वही व्यक्ति आपके लिए मुसीबत या मशक्कत करने वाला बनवा दे। तो ऐसी स्थिति आपके पत्नी के जीवन में संभवतः आ सकती है, क्योंकि नवांश कुंडली में लग्न के जो अधिपति हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, इस वजह से पत्नी निस्संदेह होकर के काम कर सकती है। आपकी कुंडली में राशियां जो होंगी वो वृषभ, मिथुन राशि और तुला राशि अच्छी होंगी। आपकी कुंडली के लिए 9 अंक अच्छा होगा, आपकी कुंडली के लिए शनिवार का दिन अच्छा होगा। आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते, हालांकि अच्छे नहीं होने के बावजूद भी आपकी कुंडली में जैसे जैसे उनका प्रभाव देख रहा हूं वो थोड़े से सामान्य ही हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाने से उनका प्रभाव थोड़ा ठीक भी होगा, ये बात भी है। इस कुंडली में सूर्य जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति लग्न में, ये बहुत अच्छी बात है व्यापार के लिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा इस कुंडली के लिए 6ठे भाव के अधिपति, थोड़े कमजोर पर साहसी बनाएंगे।
मंगल जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति और जन्म कुंडली में धनेश के साथ भाग्येश के साथ बैठे हैं, यह अच्छी बात है। बुध लग्न में बैठे जो कि जन्म कुंडली के अष्टमेश होते हैं और पंचमेश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नेचर जो होता है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा चिंता करने वाला, छोटी बात को इश्यू क्रिएट करने वाला बना देते हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं, इस वजह से धन रुकता नहीं है, बजट बनाना मुश्किल होता है और आपको उसी पे काम करने की आवश्यकता है। मंदिर दर्शन मैंने इसका उपाय बताया है, कुछ नहीं, बस इतना ही। उसके बाद उपाय मैं और बाद में भेजूंगा। तो गुरु, उसके बाद शुक्र जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया उच्च के बैठे हैं, रेवती नक्षत्र के बैठे हैं, 21 डिग्री पे बैठे हैं, डिग्री भी अच्छी है। नवांश कुंडली में भी वो उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं, यहाँ पे भी शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं। वहां पे शुक्र उच्च के थे, यहाँ पे मंगल उच्च के हो गए। मतलब ये दो धारी तलवार, अब जिस पे भी गर्दन कटे तो कटे ही, क्योंकि शुक्र और मंगल जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को कामी उग्रता, व्यग्रता और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो किसी भी स्थिति में हारने वाला नहीं होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा लग्न में ही बुध जैसे चालाक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। ये इतनी सी बात है। दशमांश कुंडली में मंगल और बुध का यहाँ बैठना ये बहुत अच्छी बात। दशम भाव के अधिपति का लाभ में जाकर के 5वीं दृष्टि से गुरु के द्वारा देखा जाना और 7वीं दृष्टि को देखना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में खुद की गद्दी संभालने के लिए काफी है और आपको खुद का काम ही करना चाहिए। अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा है और मैं समझता हूं कि ये ठीक ठाक है, पर फिर भी अभी थोड़ी बहुत परेशानी होगी। मैं समझता हूं कि अभी दैनिक आय को लेकर के जो आपको परेशान करेगी 2024 के 6ठे महीने तक। उसके बाद क्योंकि बीच में भी कुछ जो ग्रह हैं वो थोड़े बहुत कमजोर से दिखाई दे रहे हैं और वस्तुतः अगर एक बात कहूं तो आपकी कुंडली में जो ग्रह है उसके आधार पर मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, इनकी दशाएं आपके जीवन में थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है, लेकिन बाकी इनके अलावा शनि, चंद्रमा, गुरु, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपके लिए सामान्यतया संतुलन पैदा करने वाली हो सकती है। क्लियर है? अब एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में भाव से जरा देखिएगा तो शनि की जो स्थिति बन रही है वो गुरु को देख रही है, जो कि जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं। तो धन भाव के अधिपति पे पापा ग्रह का प्रभाव थोड़ा कमजोर करेगा और धनेश नीच के हैं, इस वजह से पैतृक संपत्ति और कई बार आपके जो संबंध होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं पत्नी के साथ और दाम्पत्य में, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। और नवांश आपका ठीक बना है, आपकी पत्नी अच्छी है, बुद्धिमान है, यशस्वी है, ज्ञान से संपन्न है और उनका अलग दर्शन है जो किसी को भी कुछ भी देने के लिए बिल्कुल आगे रहता है। दशमांश कुंडली में उच्च के सूर्य का होना ये बहुत अच्छा, शुक्र का बढ़िया बैठना और गुरु से देखा जाना, ये आपकी कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र के लिए हमेशा ही इनकी दशाएं आपके सपोर्ट के लिए हाजिर होंगी। आप आगे बढ़िए। हाँ, इस कुंडली में उपाय जो होगा वो मैं अलग से भेजूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मुझे ही सुनो और मुझे ही बोलो, मुझे ही सुनो और मुझे ही बोलो, बाकी कुछ भी नहीं बोलो और ना कि कुछ सुनो। अब आगे अब हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। सुबह का कार्यक्रम आपने देखा कि नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।